and we have also seen about rate of growth, right? So normally we will consider rate of growth for the particular function, whichever function we have provided, right? So in this example, algorithm 1, all the statements are exactly executed once only, right? And in algorithm 2, statement C1 executes C2 times, right? And C2 is totally depend on value of n, right? So in algorithm 1, if total number of statements is equal to 10, then we can say that the execution time is C1 multiplied by 10. अगर 20 है तो C1 multiplied by 20. It's simple, right? Just we need to count number of statement, and each statement requires almost equal amount of time. So we can consider it as a C1, right? And in algorithm 2, if n value of n is changed, then definitely complexity will be changed. So in algorithm 2, the complexity will be C2 plus C1 multiplied by n1, because both the statements executes n time. Actually for का जो statement है, it executes n plus 1 time, right? Because last में अगर वो false होगा तभी वो iteration से बाहर निकल पाएगा, right? So we will keep n separate and plus 1 separate, right? So here C2 plus C1 multiplied by n plus C2, जो last attempt था कि जब आपकी condition false होगी, right? So for that we need to add cost C2. Am I clear? Right? तो यहां तक हमने देखा था, और इन दोनों ही केस में हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है विच इज इक्वल. सो एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर आप एल्गोरिथम 1 की तरह स्टेटमेंट्स लिखते हो या एल्गोरिथम 2 की तरह स्टेटमेंट्स लिखते हो, इट वॉन्ट अफेक्ट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बट डेफिनेटली लाइक प्रोग्रामिंग की जो स्टैंडर्ड लाइक नॉर्म्स है या लाइक जिस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करना चाहिए, so, उस हिसाब से एल्गोरिथम 1 is not appropriate way, right? We have looping concept, right? But यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि आगे हमने जो भी देखा और लैब में जो इनिशियली अभी हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो इट माइट पॉसिबल कि आप लोगों के दिमाग में लाइक एक चीज आ रही होगी कि लाइक व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, then complexity will be increased. No, that is not the correct. ठीक है कि आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करता है. यहाँ पे जो फॉर लूप है उसका रिप्लेसमेंट है वी कैन राइट स्टेटमेंट्स n टाइम्स. मतलब जो भी एरे की साइज, अगर एरे की साइज 10 है तो वी कैन राइट 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ फॉर लूप, और अगर एरे की साइज 20 है तो वी कैन राइट 20 डिफरेंट स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ फॉर लूप. But it doesn't change the time complexity. वो तो सेम ही मिलने वाली है, right? So we should not think we can replace like non-iterative statement. We can write non-iterative statement instead of iterative statements, right? So iterative, not iterative, definitely in normal case में like अगर आप सिर्फ number of statements calculate करते हो तब वहां पे डिफरेंस दिखेगा कि इन इटरेटिव इट रिक्वायर्स मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वहां पे दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम मिल रही है, बिकॉज वी आर जस्ट रिप्लेसिंग नॉन इटरेटिव स्टेटमेंट विद इटरेटिव स्टेटमेंट. एक्चुअली इटरेशन की जरूरत तो है ही, बट हमें इटरेशन नहीं चाहिए, हमारा ये जो परसेप्शन है उसके लिए. सो वी आर जस्ट राइटिंग नॉन इटरेटिव स्टेटमेंट्स, बट टोटल तो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही लगता है. ठीक है, so you should consider this. Now nested for loop. So definitely nested for loop में the time complexity will be increased. So normally in nested for loop it is order of n square. क्यों? क्योंकि जो inner for loop है वो outer for loop की iteration की जितना execute होता है. सो एक्चुअली ये जो सम वाला स्टेटमेंट है जिसकी कॉस्ट C3 है, फर्स्ट मतलब इन सिंगल इटरेशन इट विल बी एग्जीक्यूटेड C2 टाइम्स, बट अगर आप प्रोग्राम की बात करो तो वो लाइक अगेन C2 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, राइट? सो यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट है
it is dependent on inner for loops value of n as well as outer for loops value of n. ठीक है, जो भी n की वैल्यू होगी सेम हुई तो लाइक सपोज n इज इक्वल टू 10 है इन बोथ द केसेस, तो डेफिनेटली 10 स्क्वायर 100 टाइम्स वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इनर फॉर लूप में n इज इक्वल टू 5 हुआ, आउटर फॉर लूप में n इज इक्वल टू 10 हुआ, देन इट विल बी 10 into 5, so 50. ठीक है, सो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या लिया है, दोनों ही जगह पे n मतलब सेम वैल्यू ली हुई है, बट डेफिनेटली यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यू आल्सो, राइट. इट इज नॉट मैंडेटरी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए. हाँ, अगर सेम वैल्यू है तो योर रेट ऑफ ग्रोथ विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे अगर आप काउंटर वैल्यू लगाओगे तो यू कैन ऑब्जर्व, सी यहाँ पे आपको कोई भी चीज में ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली आपको एक्सेप्ट कर लेना है, राइट. डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म एक मतलब ऐसी एक छोटी सी स्मॉल फॉर लूप लिख लो कोई भी C++ पाइथन में, और आपको सिंपली क्या करना है, सम के जस्ट आफ्टर एक काउंटर की वैल्यू लगा दो एंड यू कैन ट्रैक द वैल्यू ऑफ काउंटर. ठीक है, तो वहां पे आपको रेट ऑफ ग्रोथ इजीली मिल जाएगा, राइट. हेलो सर. हाँ बोलो. कोई प्लीज स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. Right, so all are clear? Yes sir. Now in first chapter last topic हमारा था ये 3 definition, right. वहां पे आपने कुछ ऐसा ग्राफ देखा था, right. तो same definition is written here, same ग्राफ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है बिग O नोटेशन के लिए. बिग O नोटेशन में you need to always check for the condition it is true for n greater than or equal to n0. मतलब आपको कोई ना कोई एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी जिसके बियॉन्ड इट विल बी ट्रू एट ऑल द टाइम्स, राइट. ऐसा नहीं है कि फॉर ऑल द वैल्यूज इट इज ट्रू, राइट. सो आप ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको मत भूल जाना, क्योंकि आप अगर सर्टेन वैल्यू से स्मॉल के लिए अगर आप चेक करोगे तो it might possible कि fn is greater than gn, gn is greater than fn, right. At few point fn is greater than gn and in some other point gn is greater than fn. So we cannot say precisely whether fn is bigger than gn or gn is bigger than fn if n is less than n0, right. But for n greater than equal to n0 definitely we can say that कि 0 less than equal to fn less than equal to C into Gn. That is true for all positive constant C and n0. ठीक है, but the condition is n must be greater than equal to n0. Now, so we can visualize big O as like this. यहाँ पे क्या लिया है, some set of values लेकर रखी है, so जो normally can be considered in one group. ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n देखो, सो 3n plus 10, 2n minus 1, 100n, then 100, 3, right. It might possible कि you are end up with the order of n, but actually in 3 and 100 both the values are constant, right. So 2n minus 1, 100n and 3n plus 1, these three functions are definitely in order of n for all the times. But अगर आप proper condition check नहीं करते हो, proper constant की value select नहीं करते हो, then it might possible कि you are considering 3 and 100 in order of n, right. So order of gn is a set of function with smaller or same order of growth as gn, राइट, क्योंकि वहां पे वो स्मॉलर ग्रोथ है. ठीक है, 100 इज अ प्रीटी मच हाई वैल्यू. अगर आप वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू कम ले लोगे सो डेफिनेटली यू विल कंसीडर कि लाइक इट इज इंक्रीजिंग बाय सम वैल्यूज. ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर लोगे तो 3 को भी आप बढ़ा पाओगे, सो इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन gn. ठीक है, सो you may consider it in order of n. Similar problems might arise in order of n square. See, order of n square 2n square minus 10n plus 100
definitely it is in order of n square. 10n plus 5 should not be considered in order of n square, but if you are selecting wrong value of constant and the minimum threshold value अगर आप properly consider नहीं करोगे, then it might possible you can consider it in order of n square rate of growth, right? Similar बाकी दोनों के लिए order of n log n में भी 10 n log n minus 10n plus 1 n log n plus 100n, it should be considered in order of n log n, but sometimes it might happen कि you consider 5n minus 10, 2n minus 1 or 3 in same category, but it should not be considered in same category. And order of 1, generally in order of 1 we will not do any kind of mistake, because if your rate of growth is constant, then only we can consider it as order of n, order of 1, right? So अगर आप 2-3 सैंपल की वैल्यू भी लेते हो और उसमें माइनर चेंजेस भी आते हो, then definitely you will not consider it in order of 1, right? तो 100 को अगर आप ज्यादा इटरेशन लेते हो, थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हो, एक्यूरेट ग्राफ बनाते हो, then definitely you will consider it in order of 1. बट अगर वही वैल्यू को आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, रॉन्ग इंस्टेंसेस अगर कंसिडर करते हो, जैसे यहाँ पे इनिशियल में जो ग्राफ था कि कभी डाउन जा रहा है कभी अप जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ then it might possible you can consider it in order of 1, right? So make sure you take enough number of sample and enough variation in your sample. ठीक है, जो भी आप इनपुट लेते हैं उसमें जितने रिक्वायर्ड वेरिएशन है, इट शुड बी अवेलेबल इन योर प्रोग्राम. ठीक है, मान लो कि आप स्क्वायर का कोई फंक्शन बनाते हो, फाइंड आउट द स्क्वायर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फ्लोट नंबर, ठीक है, और फिर जो भी आंसर आता है वो आप इंटीजर में स्टोर करते हो. ठीक है, लेट्स टेक जस्ट एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मैंने बोला हुआ है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ n, जो भी n की वैल्यू है वो स्क्वायर उसका फाइंड आउट करना है. n की जो डेटा टाइप है इट इज इन फ्लोट, और जो आपका आंसर है वो आपका इंटीजर में है. ठीक है, ये एजम्पशन ले लो. अब मान लो कि आप n की वैल्यू 1.99 देते हो, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आंसर? डेफिनेटली 4, क्योंकि इट विल बी जस्ट बिलो 4 और वो इंटीजर है, तो डेफिनेटली वो 4 आपको आंसर में दे देगा. ठीक है, आप राउंड वैल्यू कंसीडर अगर कर रहे हो, वो केस बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर आपने 1.95 लिया तो 1.96, 1.97, 2, 2.01, 2.02, आप 100 सैंपल लेते हो, लेकिन सारे के सारे सैंपल्स 1.9 से लेकर 2.1 की रेंज में अगर आप लेते हो, then definitely for all the values आपका आंसर 4 मिलेगा. और आपको क्या लगेगा कि ये तो ऑर्डर ऑफ 1 का रेट ऑफ ग्रोथ है, आप कुछ भी इनपुट ले लो, आंसर तो मुझे सेम मिल रहा है. बट इज इट ट्रू? ये सही है? उसका रेट ऑफ ग्रोथ सेम मिलेगा हमें ऑल द टाइम, या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होनी चाहिए? हाँ, एग्जाम्पल समझ में आया क्या? फिर से बोलूं? बोलो. Are you available? Yes, sir. हाँ, बोलो. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा?
If you are not going to give answer, then I will stop the recording. अगर आप अभी just offline रह के फिर recording बाद में सुनने के mood में हो, तो next time I will not start recording. Now give answer. श्रुति, चलो बताओ. Sir, can you repeat the question? पहली बार क्यों नहीं सुना? सर सुना ही था यहीं पे, बट ऐसे याद नहीं है. ठीक है, किसने सुना है बताओ. Anyone else? नचिकेत. और इवन आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो ना. अगर आपने नहीं सुना है तो उसी टाइम आप बोल सकते हो ना कि सर यू कैन रिपीट. मैंने पूछा था, रिपीट करूं मैं क्वेश्चन? सी ये लेक्चर सर थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना, इसलिए थोड़ा कट हो रहा है आपका. लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बस मैं कथा करते जाऊं और आप सुनते जाओ. मुझे अभी नहीं आ रहा. नो सर. तौकीर, बोलो. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? सिर्फ क्वेश्चन बताओ, आंसर मत बताओ. तो इज इट ट्रू? अब बताओ श्रुति, नचिकेत, आप बताओ. नहीं, तौकीर ने तो क्वेश्चन बता दिया. श्रुति और नचिकेत आप बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी द आंसर? सर शायद नहीं आएगा ऐसा. हाँ, बट आंसर तो 4 ही मिल रहा है ना. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस सर. कि हमें जो मतलब रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं मिल रहा है. आंसर हमारा गलत नहीं है, बट स्टिल आवर एनालिसिस इज रॉन्ग. बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर. श्रुति, अब क्वेश्चन समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? सर क्वेश्चन समझ में आया, पर रीजन नहीं पता है. ठीक है, वो सही है कि गलत है वो तो बताओ मुझे एटलीस्ट.
एनालिसिस रॉन्ग है जैसे आपने कहा, बट आंसर सेम है। बट उसके पहले आपने जो स्लाइड में लिखा था ना कि लाइक सिमिलर टाइप्स हो गए, हाँ शायद वो रीजन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, एनीवन एल्स? सौम्या, यस सर। क्या हो सकता है? सही है, गलत है? अगर गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? सर जैसे श्रुति ने बताया कि वो सिमिलर टाइप्स का आपने जो मतलब रीजन दिया था उसकी वजह से शायद गलत हो सकता है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आंसर सोचना एंड आप बताओगे मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट? ओके सर। एज ऑफ नाउ वी विल कंटिन्यू। और ये जो क्वेश्चन है रैंडमली मैं किसी को भी पूछूंगा और उसका आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए, राइट? ओके, सो बैक टू द टॉपिक। Here few example, 2n square is equal to order of n cube. Is it true? नो सर। ओके, कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है? वो जो हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा ना, n, n0, c, ठीक है, यहाँ पे ये तीन वैल्यूज है। n इज योर लाइक कंटिन्यूस वैल्यू और c एंड n0 ये दोनों कांस्टेंट है। तो कैन यू आइडेंटिफाई वैल्यूज ऑफ c एंड n0 जिसके लिए ये गलत है? सी, इट इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू एंड इट इज फॉल्स फॉर सर्टेन वैल्यू। ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है? अगर आप फॉल्स बोल रहे हो तो कौन सी वैल्यू के लिए ये फॉल्स है, और अगर किसी को पता चल रहा है कि ये ट्रू कौन सी वैल्यू के लिए है तो दे कैन ऑल्सो गिव मी आंसर। जस्ट थिंक, ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। सर ये ट्रू है, एन नॉट उसका 1 होगा। इसके लिए एन नॉट इसका 1 होगा और ये ट्रू है। एन किसका 1 होगा? नहीं समझ। सर मतलब जो व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होता है ना, तो वो उसके अंदर n नॉट इसका 1 होगा, जहाँ पे n क्यूब और n स्क्वायर के ग्राफ मीट होंगे। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स किसके लिए है? कौन सी वैल्यूज के लिए? All values less than 1. Less than 1. लेस देन 1 के लिए। सी, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं सोचनी है, ठीक है? वी विल ऑलवेज गो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी n की वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि सी n आइडियली रिप्रेजेंट इटरेशन। तो कभी भी फॉर लूप माइनस में नहीं एग्जीक्यूट होती है, वो मिनिमम 1 या 0 भी एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है? बट इट कैन नॉट एग्जीक्यूट इन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है? तो n आपको कभी नेगेटिव तो एज्यूम करना ही नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है इफ यू आर कंसिडरिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जहां पे भी n आपको दिखाई दे रहा है उसको कभी भी नेगेटिव तो आपको कंसीडर नहीं करना है। हाँ, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है डेफिनेटली, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? तो अब उस हिसाब से ही आप ऑलवेज अपनी रेंज देना, ठीक है? क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारी जगह पे आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो ये एक तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह कंसीडर कर ही लो कि हमें कभी भी n की नेगेटिव वैल्यू नहीं सोचनी है, सोचनी ही नहीं है, राइट? सो वो कंस्ट्रेंट तो मैंने हटा ही दिया ऑलवेज। So your value of n will be greater than or equal to 0 in all the examples, ठीक है ना? तो एग्जाम में कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, equal to 2 it will be correct, and for n is less than 2 it will be wrong. n की वैल्यू 2 से लेस देन के लिए, ठीक है? चलो 1 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1 में 2n स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 2 और n क्यूब क्या मिलेगा? 1. ओके, और अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो करेक्ट होगा, मतलब इक्वल होगा। हाँ, और अगर 3 लेते हैं तो भी करेक्ट होगा क्योंकि n क्यूब ज्यादा बड़ा होगा 2n स्क्वायर नहीं, 3 raised to 2 is equal to 9, 9 multiplied by 2 is equal to 18, and और 3 यहाँ क्यूब पे is हमें equal मिल to रहा है 27 which is greater than 18. हाँ, तो 18 is less than 27, राइट? और फर्स्ट केस में हमें क्या मिल रहा था? अगर n is equal to 1 है तो
2n² इज ग्रेटर देन n³ वहां पे ग्रेटर देन मिल रहा था, फिर इक्वल टू मिला, फिर लेस देन मिला. So we cannot consider case 1 and case 3 in same category. एक जगह पे लेस देन और एक जगह पे ग्रेटर देन है. अगर n इज इक्वल टू 2 है तो वो इक्वल है. अब n इज इक्वल टू 0 कंसीडर करो, क्या आंसर आएगा? 0 पे इक्वल सेम हो गए, तो वहां पे सेम आया. सो इफ n इज इक्वल टू 0 then it will be same. If n is equal to 1 then 2n² is greater than n³. If n is equal to 2 then again both are same. If n is equal to 3 then 2n² is less than n³. अब ये 4 हमारा इनपुट अगर लिया हुआ है, so what will you derive based on these 4 input? आपका क्या डेरिवेशन होगा या आपका क्या कंक्लूजन होगा? ठीक है, चलो अभी हम और वैल्यूज लेते हैं. n इज इक्वल टू 3 कंसीडर करो, सॉरी 3 तो हमने ले लिया, 4 कंसीडर करो. क्या मिल रहा है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्या आंसर मिल रहा है? बिग ग्रेटर होगा. 5 के लिए? 4 के लिए नहीं, 5 के लिए? हाँ 5 के लिए भी ग्रेटर होगा. 6 के लिए? n इज इक्वल टू 2 से बड़ा जो भी होगा उन सब के लिए ग्रेटर होगा. राइट, तो यहाँ पे दैट इज योर मिनिमम वैल्यू. राइट, अगर आप तो यहाँ पे अगर टिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया? n ग्रेटर देन इक्वल टू n0. तो डेफिनेटली वी कैन नॉट कंसीडर n0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि वहां पे वो, सॉरी, n0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहां पे उसका रिलेशन कुछ अलग है और 2 के लिए कुछ अलग है और 3 के लिए कुछ अलग है. राइट, सो इफ वी कंसीडर n0 इज इक्वल टू 2, then we can say that for n greater than equal to 2, this equation always satisfy our constraint. Am I right? n की कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी, हाँ डेफिनेटली वो लाइक 0 के लिए भी सेटिस्फाई करता है, बट 0 इज लाइक वो एक आउटलायर वैल्यूज मिलेगी आपको, क्योंकि 0 के आगे पीछे की दोनों वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. समझ में आया? तो यहाँ पे हमें ये एक ऐसी कोई, जैसे यहाँ पे यू कैन सी कि इनिशियली fn की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन c इंटू gn. अब एक पॉइंट आया कि जहां पे यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पे वो वैल्यू इक्वल भी होगा एक पॉइंट पे, फिर fn इज लेस देन c इंटू gn हो रहा है, फिर अगेन वो वैल्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पे वो इक्वल अगेन हो रहे हैं, वापस से इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी वो इंटरसेक्शन हो रहा है. फिर fn इज ग्रेटर देन c इंटू gn वैल्यू हमें मिल रही है, फिर अगेन गैप जो रिड्यूस हो रहा है और फिर अगेन वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद fn इज लेस देन c इंटू gn हो रहा है और फिर कंटिन्यूसली वो लेस देन है. सो वी शुड नॉट थिंक फॉर द फर्स्ट इंटरेक्शन एंड सेकंड इंटरेक्शन. डेफिनेटली वहां पे n0 हमें मिल सकता है, बट we cannot say कि 0 less than equal to fn is less than equal to c into gn for all n greater than equal to n0. ये करेक्ट नहीं है. समझ में आया? Got my point? So आप लोगों को ऐसी आउटलायर वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, आपको एक ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिसके बियॉन्ड आपका जो इक्वेशन है, आपकी जो कंडीशन है, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज. और यहाँ पे हमें ये मिनिमम स्टिपुलेटेड वैल्यू कौन सी मिल रही है? जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 2 मिल रही है. सो वी कैन कंसीडर n0 is equal to 2 and for n greater than equal to n0 your relation will be true at all the time. and c into gn, यहाँ पे c क्या है? 2. ठीक है, c की वैल्यू वी कैन कंसीडर इट एज ए 2. राइट, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट्स कुछ ऐसे कंसीडर करने हैं. राइट, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो अलग होगा और जो मिनिमम स्टिपुलेटेड वैल्यू है वो अलग रहेगी. ठीक है, ये 2 कांस्टेंट हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. राइट, राइट,
सॉरी n के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना पड़ेगा ना, ऑर्डर o का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें चाहिए, सो इट इज 1, राइट? So c is equal to 1 and n0 is equal to 2. So 2 is the minimum value जिसके beyond आपका जो equation है it will remain true at all the times. ठीक है? अब इसके लिए same analysis कोई करके बताएगा? C1 and not 0. C1. Sorry, can you repeat answer? C equal to 1 and n not is equal to 0. And not the n0 है, ठीक, n0 is equal to 0 और 1. yes sir, वापस रिपीट करो. सॉरी, वापस रिपीट करो. अभी आपने क्या बोला वो सुनाई नहीं. ये जो सेकंड वाला है ना, n square is equal to order of n square, हाँ उसके लिए c और n0 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? हाँ, C1 है और n0 0 है. Okay, any other answer? Can anyone tell? यहाँ पे n0 की वैल्यू 1 क्यों है? सी अगर आप n0 की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हो तो हमारा ये जो है इक्वेशन, वहां पे इट माइट पॉसिबल कि फ्लक्चुएटेड वैल्यू मिल सकती है ग्राफ के अंदर, कि जहां पे आपका इक्वेशन रॉन्ग हो सकता है, राइट? सो यू शुड ऑलवेज गो इन दिस फैशन, ठीक है? कि सर दोनों इक्वेशन सेम है, वो दोनों ग्राफ ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप कर रहे हैं, यू आर डेफिनेटली राइट, बट मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था और उस टाइम आपको थोड़ा मैंने लाइक स्ट्रिक्टली इसीलिए बोला ध्यान देने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करने वाले थे एट दैट टाइम, मुझे पता था, ठीक है? सी वहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इस बार ये एग्जांपल को ध्यान से सुनना, ठीक है? जो मैंने आपको बोला कि यू शुड गिव मी द आंसर. अब मैं आपको स्क्वायर, वो मैंने इसीलिए स्क्वायर का एग्जांपल दिया था, ठीक है? यहाँ पे मान लो n की वैल्यू, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो लेना, ठीक है? 1.99 का स्क्वायर आंसर क्या मिलेगा हमें? 4, क्योंकि सी जो भी आंसर होगा इट विल बी कंसीडर एज इंटीजर. जनरली हम इंटीजर वैल्यूज के लिए जाते हैं, फ्लोट के लिए नहीं जाते हैं. जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम लाइक इंटीजर की तरह ही कंसीडर करते हैं अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो, राइट? नहीं तो क्या होगा कि हर डेटा टाइप के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो फॉर सिंप्लिसिटी वी विल ऑलवेज कंसीडर योर आंसर एज ए इंटीजर, ठीक है? अब वहां पे भी आपका आंसर 4 मिला और 2.01 में भी आपका आंसर 4 ही मिलने वाला है ना. समझ में आया? सो जो 2 है उससे एक स्टिपुलेटेड रेंज के अंदर आपका सारे आंसर सेम मिलने वाले हैं, but actually 1.99 is definitely less than 2 and 2.01 is greater than 2. समझ में आया? रिलेशन यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है, स्टिल यू गॉट द सेम आंसर. और अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक ही रेंज में होने चाहिए. अब अगर हम 0 को कंसीडर करते हैं तो 0 पे क्या होगा कि -0.01 और +0.01 ये दोनों ही वैल्यू का आंसर सेम मिलता है स्क्वायर में. अगर आप राउंड नहीं, इवन आंसर आपका फ्लोट में भी होगा तो भी आंसर सेम मिलेगा, ठीक है? और वी कैन नॉट कंसीडर नेगेटिव वैल्यू व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो इटरेशन पे के बेस पे जा रहा है. समझ में आया? सो ग्राफ में इनिशियली एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन रहेगा. अगर आप ऐसे लाइक
माइक्रो लेवल पे सारी वैल्यूज को पिक करने जाओगे तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट की वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट कंसीडर दैट जर्क। ठीक है, ये जो जर्क होने वाला है वो आपको विजुअलाइज ही नहीं होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, सिंपली ये जो भी इक्वेशन है यू शुड कंसीडर दैट इक्वेशन इन दिस फॉर्म ओनली। आपको यही फॉर्मेट में उसको कंसीडर करना है। 0 लेस देन इक्वल टू fn लेस देन इक्वल टू c gn फॉर ऑन ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ठीक है, अब यहां पे यू कैन सी कि 0 से नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, राइट? fn की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे -0.01 का जो भी चांसेस है दैट मतलब हमारे एनालिसिस में वो कंपलसरी इग्नोर होना ही चाहिए, वो इन एनी केस कंसीडर होना नहीं चाहिए। ठीक है, गलती से भी वो कंसीडर नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन फर्स्ट केस 2n² इज लेस देन इक्वल टू cn³। ठीक है, उसको इसके साथ कंपेयर किया। नाउ n² कैंसिल और देन 2 लेस देन इक्वल टू cn, तो उसके बेस पर वी हैव डिराइव्ड कि c इज इक्वल टू 1 एंड n0 इज इक्वल टू 2। अब सिमिलर वे से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो n² और cn² है। अब ये दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली c इज इक्वल टू 1 है और n0 तो 1 ही है क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमें वो ही मिलेगी, राइट? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट? तो हमें 0 को अवॉइड ही करना है, राइट? यहाँ पे यू कैन सी 1000n² plus 1000n is equal to order of n², right? You can see that 1000n² plus 1000 less than equal to, by default हमें less than equal to साइन लगा देनी है क्योंकि उसी के लिए हमें c और n0 की वैल्यू चाहिए। समझ में आया कि वो हमारा रिलेशन है यहाँ पे, इट इज अपर बाउंड। सो हमें एक मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जिसके बियॉन्ड हर एक वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन सही मिले। समझ में आया? जैसे फर्स्ट केस में 2 इज द मिनिमम वैल्यू जिसके बियॉन्ड हर एक के लिए हमारा इक्वेशन सही है। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका रिलेशन मिलेगा लेस देन इक्वल टू, राइट? सो पुट 1000n² plus 1000n लेस देन इक्वल टू 1000n² plus n²। अब 1000n² दोनों साइड से लाइक वी कैन रिमूव 1000n²। हाँ, उसको थोड़ा आप मैथमेटिकली रीअरेंज अगर करते हो तो वी कैन से दैट कि 1000n² plus n² इज इक्वल टू 1001n²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली इक्वेशन क्या मिला? 1000n² plus 1000n लेस देन इक्वल टू 1001n²। ठीक है, और n² को अगर हम सामने ले जाते हैं तो 1000 तो हमें मिल ही चुका है, राइट? सो c इज इक्वल टू 1001 एंड n0 इज इक्वल टू 1000। दैट विल बी योर वैल्यू। यहाँ पे cn² हमें मिल रहा है, राइट? 1001। सो c इज इक्वल टू 1001, राइट? और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो कांस्टेंट है वो 1000 है, राइट? सो n0 इज इक्वल टू 1000, राइट? सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू। अगर 1000 से बिलो अगर आप कंसीडर करोगे तो आपका इक्वेशन माइट भी सही मिले ना मिले, राइट? बट डेफिनेटली मोर देन 1000 के लिए आपका इक्वेशन सही मिलेगा, राइट? यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू cn², तो cn इज ग्रेटर देन equal to 1, so c is equal to 1, n0 is equal to 1, right? In that way you can find out value of c and n0. see, ये just definition को correlate करने के लिए है, right? ये like reverse है कि आपको complexity दी है और आपको c and n0 identify करना है। actually c and n0 से आपको complexity identify करनी है, right? बट अगर आप रिवर्स क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझोगे कि लाइक, या फिर जब भी आप आंसर कैलकुलेट करो और आपका आंसर सही है कि गलत है, अगर आप उसको चेक करना है तो ऐसे रिवर्स वे में आप जा सकते हो कि बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन बैक टू डेरिवेशन ऑफ c एंड n0। और अगर आपका जो जहां स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं से आप c और n0 सेम वैल्यू अगर मिल रहे तो वी कैन से दैट कि हमारा जो एनालिसिस है इट इज ट्रू। ठीक है, बट नॉर्मली यू विल मतलब एनालिसिस आपका आंसर होगा और c एंड n0 से आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, और सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 30n plus 8 को हमें ऑर्डर ऑफ n प्रूव करना है। ठीक है, सो उसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट n0 एंड c, राइट? So 30n plus 8
का यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है। ऑर्डर ऑफ n का जो आइडियल ग्राफ है वो ग्रीन कलर से डिस्प्ले है और 30n + 8 का जो ग्राफ है वो ब्लैक कलर से डिस्प्ले है, राइट। सो जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती जाएगी लीनियर फैशन में 30n + 8 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। सो वी कैन से दैट के यहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। और ये +8 की वजह से वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम n = 0, राइट। स्टिल हमने क्या लिया है, n > 0 लिया है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 हुई तो भी आपका आंसर तो सही है, ठीक है। n की वैल्यू 0 मिल रही है और 30n + 8 तो 8 मिल रहा है, राइट। इवन दो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर भी हमने n की वैल्यू 0 ली है। क्यों? क्योंकि ये जो -0.00001 वाला भी वैल्यू को हमें डेफिनेटली इग्नोर करना है, ठीक है। तो हम ये बिग O में कभी भी n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, >0 होनी चाहिए, ठीक है। वो चाहे भले फिर 0.01 हो वो चलेगा, बट इट मस्ट बी >0, राइट। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। दैट्स व्हाई जो प्रीवियस एग्जांपल था वहां पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, राइट। एंड नॉर्मली n इटरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वी विल ट्राई कि हमें लाइक सी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वी कैन टेक फ्लोट वैल्यू, बट एक्चुअली जब आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हो, कहीं पे भी इनपुट लेते हो, तो यू शुड टेक वैल्यू ऑफ n एज अ इंटीजर ओनली, ठीक है। उसको आपको इंटीजर ही लेना है, राइट। क्लियर एवरीवन? और आपको 0 नहीं लेना है, ये दो चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, राइट। क्योंकि 0 में मैंने जो बताया वो एक लाइक माइनर फ्लक्चुएटेड वैल्यूज हो सकती है कि जो मैथमेटिकली करेक्ट शायद हो, लेकिन एज पर डेफिनेशन इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे वी कैन से 30n + 8 के लिए वी कैन टेक n = 0, but we should not take it, right? Okay, so now everyone clear? So यहाँ से फिर जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट? So you may leave now.